नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय से भारत में एक मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के। विपक्ष बहुत ज्यादा शोर शराबे करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भारत से हटा देना चाहिए, इसमें फ्रॉड होता है। कुछ लोग जैसे प्रशांत भूषण जैसे वकील जा करके सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दिए कि इसको खारिज कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहिए। यद्यपि बैलेट पेपर से कितनी ज्यादा धांधली होती थी, इसको जानने के लिए आपको गूगल पे जा करके पुराने कुछ घटनाओं को देखना चाहिए कि कैसे पोलिंग बूथ को हैक करके मनमर्जी का ठप्पा लगा लिया जाता था। उस पे भी अगर आपको फ्रॉड करना है तो वहां भी संभव है, कहीं भी आप फ्रॉड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ईवीएम पे हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। एक वो ईवीएम जिससे विपक्ष का पूरा अस्तित्व बरकरार है। 2014 में मोदी जी की इतनी प्रचंड लहर थी, 2019 में उनकी सुनामी एक बार को कह सकते हैं, क्योंकि उससे बढ़ चढ़ के सीटें आई थी। यहां पे एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं, जरा एक बार विचार कीजिए दिल्ली की तख्त पे जहां अरविंद केजरीवाल बैठे हैं, उस तख्त का क्या होगा? वहां पे बीजेपी क्यों नहीं जीत सकती? जिस ईवीएम से अरविंद केजरीवाल जी का अस्तित्व बरकरार है, वह ईवीएम अचानक से फ्रॉड हो जाता है, तो फिर तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, ऐसे सभी जगह, पश्चिम बंगाल, न जाने कितने राज्य हैं जहां बीजेपी आज तक नहीं आ पाई है। किसकी बदौलत? इसी ईवीएम की ही बदौलत ना। और जहां पे है वहां पे भी ईवीएम की ही बदौलत। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक जगह है तो ईवीएम की बदौलत है और नहीं है तो फिर तो वहां पे आपकी बिल्कुल फिक्स वोट बैंक है। और अगर ईवीएम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आपका वोट बैंक इतना ज्यादा सुरक्षित है, सारा पूरा घपला ही हो रहा, तो आप ईवीएम पे ही पूरा डिस्कशन कर लेते। इससे पहले 2021 में जब ईवीएम का मुद्दा बहुत तेजी से उठा था, तो चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया था कि हम जो ईवीएम पोलिंग बूथ पे यूज करवाते हैं, कोई खिलौना कहीं से खरीद करके हैक करके दिखा दो, सर्वेश वर्मा की तरह जैसा दिल्ली विधानसभा में हुआ, इस तरीके का नहीं। जो ईवीएम चुनाव आयोग पोलिंग बूथ पे यूज करवाता है, उस ईवीएम को आप हैक करके दिखाइए। सबसे ज्यादा जो जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे थे कि ईवीएम बेकार है, आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस। लेकिन जब चुनाव आयोग ने खुला चैलेंज दिया, तो उस दौरान ये दोनों पार्टियां दूर दूर तक इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिखी, नहीं गए। और गया कौन? सीपीआई और एनसीपी। इन दोनों पार्टियों ने कम से कम गए तो, असफल कोशिश की है, लेकिन कहे तो चुनाव आयोग के सामने आपको उपस्थित होना चाहिए था। ईवीएम से रिलेटेड एक मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। फाइनली आपने ये बॉम्ब भी डाल दिया कि आप ये सब छोड़ रहे हैं, लेकिन आप तो उसके बारे में बताइए। आप बिल्कुल छोड़ रहे हैं, इसलिए कि मैंने कहा था कि 100 से ज्यादा सीट अगर बीजेपी को आएगी तो छोड़ देंगे। तब कई लोगों ने कहा था ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी को 100 से सीट कम आया है, फिर भी छोड़ रहे हैं। इस वीडियो में बिहार के जाने माने राजनेता प्रशांत किशोर जी सीधे सीधे क्या कहते हुए दिखे हैं कि अगर भाजपा 100 सीटें भी पाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और 100 क्या, भाजपा 78 सीटें पाई, 80 से भी कम सीटें पाई। अगर ईवीएम में इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तो बिहार जैसे राज्य में इतना सटीक भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? यद्यपि वो उनका निर्णय है कि वो छोड़ रहे हैं कि नहीं। मैं यहां पे केवल ईवीएम की विश्वसनीयता पर कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा सारी दिक्कत ईवीएम में ही है, तो आप भारत जोड़ो यात्रा क्यों कर रहे हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्यों कर रहे हैं? आपका वोट बैंक तो सुरक्षित ही है। फिर तो आप कोई यात्रा आपको परेशान करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कार्यकर्ताओं को लीजिए, सड़क पे उतरिए, ईवीएम को बैन करवाइए। फिर क्यों परेशान है? प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे बोला 100 सीटों से एक भी सीट अगर ज्यादा आई तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। और भाजपा की सीटें कितनी आई? 78। अगर ईवीएम में प्रॉब्लम है तो इतनी सटीक भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है? जो राजनेता बिहार में जमीन पे उतरा है, हर गांव गांव वो जाते हुए दिख रहे हैं, इतना मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें मालूम है कि भाजपा की क्या अहमियत है बिहार में। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, वो सुप्रीम कोर्ट जो पिछले कुछ समय में केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर के न जाने कितने ही निर्णय दिए, देश के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी ने कितना चंदा लिया है, ये सब कुछ देश के सामने उठा करके उपस्थित रख दिया। जिसको आप तानाशाह कहते थे। तानाशाही क्या होती है ना भाई साहब, अगर जानना हो तो जाकर के इंदिरा जी का शासनकाल देखिएगा। वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इनकी माता जी का देहांत हो गया था, और जिस दिन देहावसान हुआ उस दिन अपने माता के अंतिम दर्शन करने के लिए भी उनको पैरोल नहीं दिया गया। और आज के प्रचंड तानाशाही के युग में, जब आप बिल्कुल तानाशाह खुली हवा में सांस लेने के लिए भी मजबूर हैं, आपको खुली हवा में सांस नहीं लेने दिया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार करने के लिए लास्ट समय तक उनको जमानत दे दी गई है। तो आप
कौन से तानाशाही की बात करते हैं ये तो आप ही जानिए। जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए ईवीएम को लेकर के, तो वहां पर जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने क्या बोला? जस्टिस दीपांकर दत्ता जी अपने निर्णय में 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाले, आप जाकर के गूगल से पढ़ सकते हैं। लेकिन उनमें एक बिंदु यह भी था कि जब तक आप ईवीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर देते हैं, तब तक ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना सही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप चले तो गए, लेकिन ईवीएम के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। तभी ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, जिस ईवीएम से आपका अस्तित्व बरकरार है, कम से कम देश को गुमराह तो मत कीजिए। एक जागरूक भारतीय बनिए। जय हिंद।